हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 25 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल है क्रॉसिंग अ लाइन। द हिंदू में यह आर्टिकल आया है और इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का है। यूएस बॉन्ड यील्ड हिट 16 ईयर हाई ऑफ 5%, वाई इट इज़ राइजिंग एंड वाई व्हाट डज इट सिग्नल। ये आर्टिकल आपके जीएस इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारा जो लास्ट आर्टिकल है मिटिगेटिंग ट्रेजेडीज़ इन द हिमालय रीजन, ये तीनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे प्रॉपरली। और उसके साथ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है क्रॉसिंग अ लाइन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS4 एथिक्स में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? Explain the difference between politicization of bureaucracy and bureaucratization of politics with examples। ये क्वेश्चन को हम बाद में एड्रेस करेंगे, पहले आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल क्या है, क्यों न्यूज़ में आया है? रिसेंटली क्या हुआ है, सेंटर हैज़ आस्क्ड ऑल डिपार्टमेंट टू डिप्लॉय ऑफिसर टू शोकेस इट्स अचीवमेंट अक्रॉस कंट्री डाउन टू द विलेज लेवल through a road show titled Viksit Bharat Sankalp Yatra, which will run from November 20 to January 25, 2024. To be sure, the outreach is only about achievement of the last 9 years that correspond to 2 term of BJP that began in 2014. तो केंद्र सरकार ने क्या कहा है सारे डिपार्टमेंट को कि अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय करिए और एक यात्रा निकालिए जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस यात्रा का क्या काम है? इस यात्रा के थ्रू जो भी पिछले 9 सालों में सरकार द्वारा किए गए काम हैं और अचीवमेंट्स हैं उसको विलेज लेवल तक, लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। इस यात्रा के जो प्रभारी होंगे वो कौन होंगे? जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरीज विल बी अपॉइंटेड एज रथ प्रभारीज फॉर द रोड शो। तो बेसिकली पहले रोड शो कौन करते थे? पॉलिटिशियन करते थे, अपने अचीवमेंट्स बताते थे। अब केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बेसिकली रोड शो में इन्वॉल्व होने के लिए कहा है और लोगों तक पिछले 9 सालों में जो अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ने हासिल किए हैं उनको बताने के लिए लोगों को कहा गया है। इस तरीके से जो सरकार के अचीवमेंट हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को किसी रोड शो में इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज सेटिंग अप 822 सेल्फी पॉइंट्स वेयर सिटीजन कैन क्लिक देमसेल्फ विद द पिक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इन्वॉल्व है, उनको भी ऑर्डर दिया गया है कि वो क्या करेंगे, 822 सेल्फी पॉइंट्स डेवलप करेंगे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर वो लोग अपने फ़ोटो खींच सकते हैं मोदी जी की फ़ोटो के साथ में, है ना, सेल्फी ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें डेवलप करने के ऑर्डर दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। अपोजिशन ने इस यात्रा का कड़ा विरोध किया है और कहा है इट्स अ ब्रेजन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री। तो हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन में पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्पल देना है, तो उसमें आप ये जो रिसेंटली सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उसको आप डिक्टो लिख सकते हैं एज अ एग्जाम्पल। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का। अब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इंडिया में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमेशा से इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत डिस्कशन हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर ब्यूरोक्रेट्स को मेंटेन करनी रहती है। एक होता है न्यूट्रलिटी और दूसरा होता है नॉन पार्टीशनशिप। नॉन पार्टीशनशिप क्या होता है? बेसिकली आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हो सकता है, आपकी कोई भी पर्सनल आइडियोलॉजी हो सकती है जो आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के तरफ टिल्ट करती है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपको काम करते समय अनबायस्ड तरीके से, न्यूट्रल तरीके से करना है, भले ही सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। अगर मान लीजिए आप कांग्रेस को पसंद करते हैं और बीजेपी की सरकार है तो भी आपको काम
न्यूट्रल तरीके से ही करना होगा, अनबायस तरीके से ही करना होगा और वाइसा वर्सा। तो ये जो है आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ता है नॉन पार्टीशनशिप। अगर ये आप मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ जो पावर है हर इलेक्शन के बाद एकदम स्मूथली ट्रांजिशन हो जाता है, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मेंटेन करनी पड़ती है वो है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्या होती है? रिक्वायर सिविल सर्वेंट्स टू मेक डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया विदाउट फेवरिंग पॉलिटिशियन। जो भी एक सिविल सर्वेंट होंगे उनको डिसीजन मेकिंग किस हिसाब से करनी है? प्रॉपरली मेरिट बेस पे करनी है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर करनी है कंसिडर करते हुए, ना कि किसी पॉलिटिशियन के फेवर में करनी है या किसी पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में या पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में करनी है। तो बेसिकली न्यूट्रलिटी और नॉन पार्टीशनशिप मेंटेन करने की बात की गई है हमारे यहाँ। 1973 में इंदिरा गांधी जी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की थी। ठीक है, तो ये इंडिया में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इंडिया में न्यूट्रल और नॉन पार्टीशनशिप वाली जो ब्यूरोक्रेसी है वही है। ठीक, अब ब्यूरोक्रेसी में अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो इसका काम क्या रहता है? इनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उन्हीं को ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं जो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करते हैं वो उन्हीं के अंदर आते हैं। मिलिट्री भी डायरेक्टली किसके अंदर आएगी? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर आएगी। लेकिन हमारे यहाँ दोनों ही मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी को पार्टीशन पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है। दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम पार्टीशन पॉलिटिक्स। और इसी के कारण इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री और फेयर इलेक्शन प्रोसेस है और डायरेक्टली डेमोक्रेसी इंश्योर करती है। फ्री और फेयर इलेक्शन प्रोसेस क्यों है? क्योंकि अगर आपको पता हो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हर ज़िले में कौन होता है? डीएम। और अगर डीएम पार्टीशन होगा या फिर किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में होगा तो वो इलेक्शन में छेड़छाड़ कर सकता है। और लोगों का भी जो ट्रस्ट है वो इसी के ऊपर है कि जो डीएम होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो भी इलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे? फ्री और फेयर होंगे। और फ्री और फेयर इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है अगर न्यूट्रलिटी और बाय पार्टीशनशिप कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन नहीं है तो। और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या रोल हैं? ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पूछा जा सकता है एथिक्स में। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन, जो भी पॉलिसी होगी उसका इम्प्लीमेंट करना। पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी कौन करता है? ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। ये जनरली डीएम होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जॉइंट सेक्रेटरी जो अपर लेवल पे होते हैं। फेयर एडवाइस टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हें क्या करना है? फेयर एडवाइस देना है बिना डर के। और नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ये कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही करता है, डीएम ही करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पब्लिक सर्विस डिलीवरी का मतलब क्या है? जैसे कि राशन, पीडीएस हो गया। इस तरीके से बहुत सारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी ब्यूरोक्रेट्स को करनी पड़ती है। ड्राफ्ट बिल्स, जो लेजिस्लेशन में भी इनका इनडायरेक्ट रोल क्या है? ये बिल को ड्राफ्ट करके देते हैं। और रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिकली रोल क्या हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी का। और भी कई सारे रोल हैं पर ये बेसिक रोल हो जाएंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसको एड्रेस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। इन दोनों के बारे में डिफरेंस और एग्जाम्पल की बात की गई थी। तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स रिज़ाइन करके या फिर उनका जब टेन्योर ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं? पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसा बहुत हो रहा है, ये जनरल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिसेंट के एग्जांपल की बात करूं तो जयशंकर जी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे अब क्या हैं? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। एमपी में रिसेंटली एक न्यूज़ में आ रहा था एसडीएम के बारे में, निशा बांगरे। उन्होंने भी एसडीएम थी और रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया और कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप देख रहे हैं और बहुत छोटी उम्र की हैं, 32-33 साल की हैं ये एसडीएम और चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो ये
परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के। और एग्जाम्पल में मनमोहन सिंह हो जाएंगे जो कि आरबीआई गवर्नर थे और फिर प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इट रिफर्स टू अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द गवर्नेंस ड्यू टू नेक्सेस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स resulting in government appointing their own people to sensitive position and higher offices। तो politicization of bureaucracy का मतलब क्या होता है, undue political influence in the governance due to nexus between bureaucracy and politics। तो बेसिकली जो undue political influence है गवर्नेंस में किसके कारण हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जिसके कारण जनरली हायर पोस्ट पे वही लोग जो है बैठते हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट से क्या हो, अलाइंड हो, उनकी पॉलिसी से अलाइंड हो और बाय पार्टीशनशिप फॉलो कर रहे हो, न्यूट्रलिटी फॉलो नहीं कर रहे हो। The undue political interference of the government in the power in the functioning of Central Bureau of Investigation has led to severe criticism about the institute. Supreme Court even called CBI as a cage parrot which speak for its master. There is also a perception in the country that CBI has become a tool of political vendetta of government to suppress the voice of opposition। ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ब्यूरो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का क्या हो जाएगा, सीबीआई परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जो है सरकार का क्या है, इन्फ्लुएंस है और यहाँ पर जो बैठने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सरकार से कहीं ना कहीं बहुत तरीके से क्या होते हैं, कमिटेड होते हैं सरकार के लिए और फिर वो उसी तरीके का काम करते हैं जो सरकार उन्हें कहती है और जो वो काम नहीं करते हैं जो सरकार उनको मना कर देती है। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के कारण, और हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो खतरे में आ जाते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस बॉन्ड यील्ड हिट 16 ईयर हाई ऑफ 5%, वाई इट इज़ राइजिंग एंड व्हाट डज इट सिग्नल। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री में पूछे जा सकते हैं, पहले पूछे गए हैं। तो प्री के पर्सपेक्टिव से अच्छे से समझेंगे कि यूएस बॉन्ड यील्ड के बढ़ने के क्या रीजंस हैं, क्या इम्पैक्ट हैं हमारी इकॉनमी के लिए, इंडियन इकॉनमी के लिए और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। समझते हैं सबसे पहले तो बॉन्ड यील्ड होता क्या है। बॉन्ड तो हमें पता ही है, बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कितना आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं रिटर्न किसी भी बॉन्ड में। मान लीजिए आपने 90 रुपये का बॉन्ड लिया और 100 रुपये मैच्योरिटी के बाद उसमें आपको मिलने वाले हैं, तो आपका जो यील्ड होगी वो कितने रुपए होगी, 10 रुपये होगी। बॉन्ड प्राइस कितना था, 90 रुपीज़, और आपको कितना यील्ड मिला, 10, तो आपका 100 रुपये में ये मैच्योर हो जाएगा। मान लीजिए बॉन्ड प्राइस 95 रुपीज़ हो जाता है तो आपकी यील्ड कितनी होगी, 5 रुपीज़। 98 होता है, यील्ड कितनी होगी, 2 रुपीज़। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। बॉन्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन यील्ड 10 थी, फिर 5 हुई, फिर 2 हो गई। बॉन्ड प्राइसेस राइज होंगे तो यील्ड कम होगी, इसका मतलब बॉन्ड प्राइसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। ये आपको रिलेशनशिप हमेशा याद रखना है, इसी रिलेशनशिप से आपके प्री के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। यील्ड मतलब अगर यील्ड यूएस के जो बॉन्ड हैं वहाँ की यील्ड बढ़ेगी तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो बॉन्ड प्राइसेस जो होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यील्ड ज़्यादा हो रही है तो बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे। अब यूएस के बॉन्ड प्राइसेस कम हो रहे हैं तो सबसे पहले जो इंडिया में इन्वेस्टर है यूएस का, वो क्या सोचेगा, बेस्ट है मैं यूएस में जाके इन्वेस्ट करूं। क्यों, क्योंकि अब मेरे को वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है, इंटरेस्ट हाई मिल रहा है, मुझे ज़्यादा यील्ड मिल रही है। इंडिया में रिस्क ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन हो सकता है तो मेरे को नुकसान भी हो सकता है, तो मैं सेफली कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, यूएस में। तो इंडिया से कैपिटल उठा करके कहाँ लेके जाएंगे ये लोग, वापस यूएस में लेके जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कैपिटल
फ़्लाइट होगी। तो इंडिया से अगर कैपिटल फ़्लाइट होगी तो इंडिया से यूएस डॉलर्स जाएंगे, यूएस डॉलर अगर जाएंगे इंडिया से तो इंडिया में डेप्रिसिएशन होगा और उसके कारण पैनिक भी हो सकता है। अगर पैनिक होगा तो टेपर टेंट्रम कहलाएगा। उसे पैनिक को क्या बोलते हैं? टेपर टेंट्रम, जिसमें पैनिक में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो जाता है, जितना नहीं होना चाहिए उससे अधिक डेप्रिसिएशन हो जाता है, जो 2013 में इंडिया ने फेस किया था, है ना। बहुत तेज़ी से जो एक एक्सचेंज रेट है वो गिरने लगता है, रुपी बहुत तेज़ी से वीक होने लगता है, डॉलर स्ट्रांग होने लगता है। तो जो बॉन्ड यील्ड है यूएस की बढ़ने से क्या हो रहा है, इंडिया में डेप्रिसिएशन हो रहा है और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी डेप्रिसिएशन होगा। होपफुली आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा और यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है, इंडिया के जो बॉन्ड हैं उनकी यील्ड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों बढ़ेगी इंडिया के बॉन्ड की यील्ड? क्योंकि जो बॉन्ड थे वो सबने खरीद रखे थे यूएस इन्वेस्टर्स ने। अब वो लोग क्या करेंगे, इंडिया के जितने बॉन्ड हैं उसको बेच देंगे। अब जैसे ही इंडिया के बॉन्ड बेचे तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में। अब सप्लाई ज़्यादा है तो जो बॉन्ड प्राइजेज़ हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे और बॉन्ड प्राइजेज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड, मतलब बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इंडिया में यील्ड बढ़ेगी। अगर इंडिया में बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो सरकार जो है बॉन्ड इशू करती है और सरकार को ये इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो सरकार को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है, बॉन्ड यील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइसेस। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। बॉन्ड प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइसेस कम होते हैं और बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। तो आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप लोग क्या करोगे, बॉन्ड जितने भी होंगे उसको बेच दोगे और बॉन्ड बेच के कहाँ रखोगे पैसा, बैंक में ही रखोगे क्योंकि आपको वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जैसे ही आपने बॉन्ड बेचा तो बॉन्ड की सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई। बॉन्ड की सप्लाई बढ़ेगी तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और बॉन्ड के प्राइसेस कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल जो रिलेशनशिप है इसको समझने की ज़रूरत है। अब समझते हैं कि हमारे जो यूएस के बॉन्ड यील्ड है वो एकदम से क्यों बढ़ी है। सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन। वहाँ इन्फ्लेशन आने के कारण जो यूएस फेड रिज़र्व है उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट हैं वो उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा दिए हैं 5% के आसपास। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड प्राइसेस होंगे वो कम हो जाएंगे और बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है इन्फ्लेशन। दूसरा है क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अनसर्टेनिटी है इज़राइल और कन्फ्लिक्ट, पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के कारण। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे, रीजंस हो जाएंगे। और जो बॉन्ड यील्ड है ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हाई होगा। ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है लोगों के द्वारा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होगा इसलिए लोगों ने, सारे के सारे लोगों ने बॉन्ड प्राइसेस, मतलब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे और बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे तो लोग जो बॉन्ड रखे हुए हैं उनको कैपिटल लॉस होगा। पहले 98 का बॉन्ड बिक रहा था, अब सडनली उनको 95 का बेचना पड़ रहा है। उनने 90 में लिया था, पहले 8 रुपये मिल रहे थे, अब 5 रुपये मिल रहे हैं। तो जो कैपिटल लॉस कितनी हो गई यहाँ, 3 रुपये की। तो बहुत सारे लोगों को कैपिटल लॉस होता है तो लोग भागते हैं जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं बॉन्ड को बेचने के लिए, और रश होता है इसमें बेचने में, तो उसके कारण इंडिया को भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा डेप्रिसिएशन में। ठीक है, और डेप्रिसिएशन होगा तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा और डेप्रिसिएशन के कारण जो सारे इश्यूज होते हैं वो सारे इम्प्लीकेशन इंडिया को फेस करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया है। एक बार आप रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको एक रिलेशन बस याद रखना है, बॉन्ड प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। ये रिलेशनशिप से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारा लास्ट आर्टिकल है मिटिगेटिंग ट्रेजेडीज़ इन द हिमालय रीजन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में अभी तक के आपको क्वेश्चन नहीं आया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो
बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2024 मेंस के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सिक्किम में फ्लैश फ्लड आए हैं। किसके कारण? GLOF के कारण, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आने के कारण फ्लैश फ्लड हमें देखने को मिल रहे हैं। तीस्ता रिवर में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, जिसके कारण वहाँ सिक्किम में लोगों की जान और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसी के कारण ये न्यूज़ में है। GLOF क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। GLOF मतलब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो ये ग्लेशियर लेक के कारण जो फ्लड आता है उसको बोलते हैं हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब बात करते हैं कि ग्लेशियर लेक क्या होती है। ग्लेशियर लेक, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, जब यहाँ पर बर्फ़ पिघलती है तो पानी जमा होता है, आसपास के एरिया में पानी जमा होने लगता है, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर्स लेक। अब ये पानी जो है एक समय के बाद भरते जाता है, भरते जाता है, और जिसके सपोर्ट में जमा होते रहता है जिस रीज़न के, अगर मान लीजिए ये लैंडस्लाइड के कारण खिसक जाए तो ये सारा का सारा पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे, और इसके कारण क्या आ जाएंगे? फ्लैश फ्लड। इसी को क्या बोलते हैं? GLOF। ठीक है, तो इसी कारण से फ्लैश फ्लड अभी सिक्किम में आया है और तीस्ता रिवर में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। कौन सी लेक में जो है GLOF आया था? लोनाक लेक, सिक्किम में, जो कि ग्लेशियर लेक है। इसको आपको लेक का नाम याद रखना है। रिसेंटली न्यूज़ में है, किस एरिया में है, किस स्टेट में है? सिक्किम में है। इस लेक का नाम आपके लिए प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ लोनाक ग्लेशियर लेक। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और एक और जगह साको चो ग्लेशियर लेक, ये दोनों लेक बेसिकली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है प्री के पर्सपेक्टिव से। अब आर्टिकल की बात करते हैं। मेन जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो मिटिगेशन के चैलेंजेस क्या हैं, कि मिटिगेशन करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है हिमालय रीजन में, मेन इसके बारे में बात करेंगे। इन माउंटेन हज़ार्ड ऑफन ऑकर इन कास्काडिंग फैशन, हैवी रेनफॉल ट्रिगर लैंडस्लाइड, हैवी रेनफॉल ट्रिगर्स लैंडस्लाइड। ठीक है, और फिर लैंडस्लाइड के कारण क्या होता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। उसके कारण और क्या होगा? लैंडस्लाइड। उसके कारण और क्या होते हैं? फ्लडिंग। ठीक, तो बेसिकली जो कास्काडिंग फैशन में होता है हज़ार्ड, कहाँ पर? माउंटेन रीजन में, और उसके कारण वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किस फैशन में होता है? मान लीजिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई, रेनफॉल बढ़ेगी तो लैंडस्लाइड होंगे, लैंडस्लाइड होंगे तो क्या होगी? जो ग्लेशियर लेक है वहाँ से पानी निकल के नीचे स्ट्रीम्स में जाएगा, उसके कारण और लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड होगा तो भी प्रॉपर्टी का लॉस होगा, लोगों की लाइफ का लॉस होगा, और उसमें जो पानी एकदम से नीचे जा रहा है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को और लोगों की लाइफ को खतरा रहता है। तो इस तरीके से हज़ार्ड जो है हिमालय में आते हैं कास्केडिंग फैशन में। कास्केडिंग मतलब एक एक जो हज़ार्ड आ रहा है उससे दूसरा हज़ार्ड क्या हो जाता है? इनिशिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली हमें कहाँ देखने मिलता है? हिमालय रीजन्स में। ठीक है, अब predicting this chain of event is difficult. Institutional awareness of this risk is increasing, but the challenge is to evolve a system to mitigate risk from such hazard and provide early warning. तो institutional awareness बहुत important है इन सारी जो हज़ार्ड्स हैं उनको डील करने के लिए, जो डिज़ास्टर हैं उसमें मिटिगेशन करने के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, स्पेशली कहाँ पर? हिमालय रीजन में। क्या क्या इश्यूज़ हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें मिटिगेशन करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि GLOF ना हो। ठीक है, मिटिगेशन मतलब हम लोग पहले से ही खतरे को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। शुरुआत में ही ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि खतरे को कम किया जा सके। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे? एक्सकवेटिंग चैनल्स फॉर रेगुलेटिंग डिस्चार्ज, है ना। जैसे कि ग्लेशियर लेक में पानी भरते जा रहा है, तो ये जो पानी भर रहा है इसको अगर मैं किसी तरीके से क्या करते रहूँ? कम करते रहूँ, तो क्या होगा? प्रेशर नहीं बनेगा। जो साइड में जिस लैंड पे ये पानी टिका हुआ है ना, या फिर किसी माउंटेन पे ये टिका हुआ है, उस एरिया में किसी तरह का प्रेशर नहीं आएगा और लैंडस्लाइड का खतरा नहीं रहेगा और फ्लड का खतरा नहीं रहेगा। इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पानी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सकवेटिंग चैनल्स बनाते हैं फॉर रेगुलेटेड डिस्चार्ज। ड्रेनेज यूजिंग पाइप एंड पंप। ड्रेनेज किस तरीके से कर सकते हैं? बाहर पानी कैसे निकाल सकते हैं? पाइप और पंप के थ्रू भी निकाल सकते हैं।
स्पिलवे कंस्ट्रक्शन मतलब छोटा डैम भी बना सकते हैं ताकि जो पानी निकल के आए वो उस डैम में चला जाए। और लास्ट है हमारा सेटिंग अप स्मॉल कैचमेंट डैम्स टू कट द स्पीड ऑफ आउटफ्लो। रास्ते में छोटे छोटे कैचमेंट डैम भी बना दिए जाएं ताकि पानी यहाँ जमा हो और इसका जो आउटफ्लो है स्पीड का वो कम हो जाए, फ्लैश फ्लड ना आए। ये हमें करना होता है मिटिगेशन में, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 5000 मीटर की हाइट पे, जो कि मीन सी लेवल से 5000 मीटर एल्टीट्यूड पे है, इतना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है। हिमालय रीजन में एक्सेसिबिलिटी इतना आसान नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी इन ट्रांसपोर्टिंग एंड रिटेनिंग एक्सकवेशन इक्विपमेंट, जो एक्सकवेशन इक्विपमेंट हैं वो वहाँ पर पहुँचाना, ट्रांसपोर्ट करना और रिटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ हाईली टेरेन नेचर ऑफ हिमालय रीजन्स। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ज़्यादा विंड चलती है, डिफ़िकल्ट इन सोर्सिंग पावर, वहाँ पर बिजली का मिलना भी बहुत मुश्किल है, कनेक्टिविटी है नहीं। और ये सारे जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, चैलेंजेस हो जाएंगे मिटिगेशन के। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो चैलेंजेस हैं मिटिगेशन के वो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। हिमालय में जो भी ब्लंडर्स, हिमालय में जो भी हज़ार्ड आ रहे हैं उसको कम करने के लिए, तो ये चैलेंजेस के बारे में आपको बात करनी है और यही इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल में। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि लोगों से जब हम लोगों ने लोगों से जब सर्वे में बातचीत की गई तो उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें कितनी रिस्क झेल रहे हैं जो कि डाउनस्ट्रीम में रह रहे हैं लोग। उन्हें पता ही नहीं है कि ग्लेशियर लेक है और कभी भी फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस बढ़ाना सबसे पहले, ताकि कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सके लोगों की इस हज़ार्ड से डील करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले उन्हें ही डील करना है। तो कैपेबिलिटी बढ़ाना उनकी बहुत ज़रूरी है, कैपेसिटी बढ़ाना उनकी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा? अवेयरनेस के थ्रू होगा। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है मिटिगेशन के साथ साथ। और अर्ली वार्निंग सिस्टम तो है ही इम्पॉर्टेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तो ज़रूरत है ही। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, इम्पॉर्टेंट। एनडीएमए की गाइडलाइंस फॉलो करने की ज़रूरत है। NSRC मतलब क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ग्लेशियल लेक एटलस ऑफ 2023। ये क्या कर रहा है? ये जो NSRC है ये बेसिकली जोनिंग करते हैं, रिस्क जोनेशन करते हैं और हाईलाइट करते हैं और सारा का सारा डेटा देते हैं जहाँ पर भी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं कि क्या हालचाल है ग्लेशियर लेक का, कितना टेम्परेचर है, कितना पानी भर गया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जोनिंग करना और सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना। और ये किसको देना? ये CWC को प्रोवाइड करते हैं। CWC का भी अपना काम है, वो भी असेसमेंट करते हैं। हाई रिस्क जो लेक्स हैं उनकी मैपिंग करते हैं, उनकी हाइट कितनी है, इस तरीके की सारी चीज़ें क्या की जाती है, डेवलप की जाती है। और NDMA की जो गाइडलाइंस है उसको तो फॉलो करना है। सारी जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं उनको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के काम करना होगा ताकि GLOF को हम क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें और फाइनली उससे होने वाले जो लॉसेस हैं उसको कम कर सकें। यही बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। GLOF अगर आपको पूछा जाता है, उसके सॉल्यूशन पूछे जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।